नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ बिल्ट हाउस, रेंटेड हाउस और ओनिंग ऑलरेडी बिल्ट हाउस। यानी कि निजी मकान, किराए का मकान और बना बनाया मकान यदि हम खरीदते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। मकान और घर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम बोलते हैं मकान या घर एक दूसरे के पर्यायवाची है, नहीं, मकान और घर एक दूसरे के पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। मकान जो होता है वो चार दीवारों से बनता है और घर उस चार दीवारी में रहने वाले सदस्यों के कारण से बनता है। हमारी बेसिक नेसेसिटी में मकान की आवश्यकता आती है ना, कि हम मकान का निर्माण करें। हमें जीने के लिए मकान की आवश्यकता अवश्य थी। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मकान छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। मकान की आवश्यकता होती है, मकान ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे रहने योग्य हो। तो मकान आप किस तरीके से खरीद सकते हैं? मकान खरीदने के मुख्यतः तीन तरीके होते हैं, या मकान में रहने के आप किस तरीके से रह सकते हैं, इसके मुख्यतः तीन तरीके हो सकते हैं। पहला है आप अपने हिसाब से मकान को बनाएं। आप जमीन लें, जमीन लेने के बाद में अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मकान बनाएं। वो तो पहला तरीका होता है निजी मकान बना, आप जिस हिसाब से आपका मकान बनाते हैं। दूसरा होता है किराए का मकान। चूंकि आपकी पूंजी इतनी नहीं है, आपकी सैलरी इतनी नहीं है, या XYZ कोई और भी कारण हो सकता है, आपका स्थानांतरण कहीं हो चुका होता है, या आप कहीं बिजनेस के लिए कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि आप अपना स्वयं उस जगह उस समय मकान नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। किराए के मकान का रहने का मतलब है किसी और के मकान में आप उसको प्रति माह उस पे रहने का मूल्य जो देते हैं वो होता है किराए का मकान। और थर्ड ऑप्शन है कि जिस आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है कि आप बना बनाया मकान लें। मकान जो ऑलरेडी किसी और ने बनाया हुआ है, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो मकान हो। फ्लैट का मतलब ये है कि एक अपार्टमेंट में आपका एक छोटा सा एरिया हो, आपका रहने की जगह हो, उसे हम फ्लैट कहते हैं। जबकि जो निजी मकान होता है वह जिसमें छत भी आपकी होती है और ज़मीन भी आपकी होती है, वह होता है निजी मकान। तो यह दोनों ही आप ऑप्टेन कर सकते हैं। यदि किसी ने बनाया हो, कोई किसी कारणवश बेच रहा हो, या उसका बिजनेस ही ये होता है कि मकान को खरीदना, मकान को बनाना और मकान को बेचना, है ना। कई जनों का बिजनेस ही होता है। तो आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट, अपने पॉकेट के हिसाब से जब मकान लेते हैं तो उसे बोलते हैं बना बनाया मकान, या ओनिंग ऑलरेडी बिल्ट हाउस। हमने देखा मकान क्या होता है, घर क्या होता है, और मकान किस तरीके से अर्जित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अगर हम हमारे अकॉर्डिंग मकान बनाते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं और उसकी क्या हानियाँ होती हैं। सबसे पहले हम प्लस पॉइंट देखेंगे कि हमारे क्या क्या अगर हम खुद मकान बनाते हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है आर्थिक सुरक्षा। यदि हमारे पास हमारा स्वयं का मकान है, हमें मेंटली यह सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमारी आर्थिक सुरक्षा है। अगर हमें ज़रूरत हो, कोई हमारे पे किसी तरह की मुश्किल आ जाए, तो हम हमारा मकान बेच के हमारी उस पर्टिकुलर मुश्किल को हम दूर कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी आर्थिक सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है कलात्मक अभिव्यक्ति। यदि हमारे पास हमारा स्वयं का मकान है तो हम हमारे हिसाब से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन कब कर सकते हैं? 2 पॉइंट पे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है जब आप मकान बना रहे होते हैं तो आप उसको कलात्मक रूप से सजा सकते हैं, उसकी दीवारों को कलात्मक रूप से सजा सकते हैं, उसके जो एक्सटर्नल आस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट होते हैं दीवार बनाने के, वो हम अपने हिसाब से कलात्मक रूप से उसको बना सकते हैं। या हमारा मकान है तो हम हमारे हिसाब से उसको अंदर से अच्छी तरीके से कलात्मक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमारी जितनी भी कलात्मकता है हमारे मकान में, क्योंकि वो मकान हमारे द्वारा निर्मित है, तो हम उसको उस हिसाब से सजा सकते हैं।
नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा। बट ऑब्वियसली बात है, जब हम हमारे मकान की बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उन व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को थोड़ा सा ऊपर मानते हैं, या हम उन व्यक्तियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा ऊपर मानते हैं जिनका स्वयं का मकान होता है। जिनका किराए का मकान होता है हम उनको हीन दृष्टि से नहीं देखते हैं, परंतु हमारी नज़र में यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी सी कम हो जाती है। ये एक मानवीय स्वभाव है कि अगर आपका स्वयं का मकान है तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। स्थायी पड़ोसी, हाँ, बट ऑब्वियसली बात है कि अगर हम मेरा मकान है तो मैं मेरे पड़ोसियों से मेरे परिवार के जैसे रिश्ते बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भी यहीं रहना है और मेरे पड़ोसियों को भी यहीं रहना है। तो हम हमारी जो गलतियां हैं या जो हमारी कमियां हैं उसको हम एक दूसरे के साथ में हम क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। हमारे समझौता कर लेने से क्या होता है कि हमारी गलतियां, हमारी कमियां हम धीरे 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 नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध बहुत अच्छे होने लग जाते हैं और हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदारों जैसे हो जाते हैं। तो इससे में ये फ़ायदा होता है कि स्वयं के द्वारा जब मकान बनाया जाता है तो हमारे पड़ोसी स्थायी होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि चूंकि हमें उन व्यक्ति को स्थायी पड़ोसी बनाना है तो हम उनके साथ मिलके पास पास वाले प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद हम एक साथ हमारे मकान का डेवलप करते हैं। फिर है अधिकतम सुविधाएं। बट ऑब्वियस चूंकि मेरा मकान है, मैं बना रही हूँ, मेरे द्वारा निर्मित होगा तो क्या होगा, मेरे हिसाब से मेरे को जितनी सुविधाएं चाहिएंगी उन सुविधाओं को हिसाब से मैं बना दूंगी। बाथरूम मुझे जैसा चाहिए, चाहे वो इंग्लिश स्टाइल का हो चाहे इंडियन स्टाइल का हो, जिस तरह का मुझे बाथरूम मेरी सुविधा के अनुसार होगा मैं उस हिसाब से बना लूँगी। किचन का मुझे किस तरह की किचन चाहिए, स्टैंडिंग किचन चाहिए या सिटिंग किचन चाहिए, जैसी मुझे किचन चाहिए उस हिसाब से मेरा किचन बना लूँगी। मुझे डाइनिंग स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए मैं अपने हिसाब से बना लूँगी। मुझे बेडरूम बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, ये सब सुविधाएं मैं मेरी सुविधा, पर्सन की सुविधा, मेरे परिवार की सुविधा के अनुसार मैं चूँकि कंस्ट्रक्ट करा रही हूँ मकान, तो मुझे कंस्ट्रक्शन में अपने परिवार के हिसाब से मकान का डेवलपमेंट कर दूँगी। धन की बचत। बट ऑब्वियस धन की बचत होगी। धन की बचत कैसे होगी? कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगा उसकी हम बात नहीं कर रहे। धन की बचत ऐसे होगी, मुझे किराए पे जो मकान लेती हूँ मुझे किराया हर महीने देना पड़ता है। इतना जो मनी है मेरी सैलरी का, उतना मनी या मेरे जैसे भी फैमिली इनकम है, मुझे इस फैमिली इनकम में से इतना अमाउंट क्या करना पड़ता है, किराए में देना पड़ता है, जो मेरा कोई भी यूज़ का नहीं है ना। यही जो किराए पे जा रहा अमाउंट, यही अमाउंट मैं अगर बना बनाए मकान में ले लूँ या फिर मैं स्वयं के मकान में ले लूँ तो वह मेरी बचत कहलाती है। समझ रहे ना आप? वो जब मैं किराए के मकान में रह रहे हैं तो क्या होता है, यदि व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा होता है तो वो जो अमाउंट लगता है वो क्या होता है, उसका खर्चे में गिना जाता है, व्यय में गिना जाता है, फैमिली की जो सेविंग में नहीं गिना जाएगा। परंतु अगर मेरा मकान होगा, क्योंकि मेरे पास वो अमाउंट है, वो जो अमाउंट मुझे क्या करना पड़ रहा है, चाहे मुझे लोन में देना पड़ रहा है, परंतु वो क्या है, मेरी सेविंग है ना। चूंकि मेरी सेविंग है तो फिर क्या होगी, मेरे धन की तो बचत होगी। नेक्स्ट है खाली स्थान का उचित उपयोग। मैंने मकान बनाया है, मैंने कुछ स्थान, अगर मैंने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो अप करा है तो कुछ जगह खाली छोड़ी गई है। वो जगह खाली छोड़ी गई है, मैं उसके अंदर चाहे गार्डन लगा सकती हूँ, चाहे मैं लॉन लगा सकती हूँ, या फिर मैं किचन गार्डनिंग का उपयोग कर सकती हूँ, या मैं प्लेग्राउंड का उपयोग कर सकती हूँ। खाली जगह है मेरे पास, मैंने मकान गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाया है, तो मेरे जो खाली जगह है उसमें मैं मेरे हिसाब से, पर्सन अपने हिसाब से उस जगह का उपयोग कर सकता है। दूरगामी योजनाएं। दूरगामी योजनाओं से तात्पर्य ये होता है कि मेरी फैमिली में अभी 3 मेंबर ही हैं या मेरी फैमिली में 2 मेंबर ही हैं, तो मैंने अभी मकान छोटा बनाया है, मेरे पास अमाउंट कम है, मैंने 2 कमरे बना लिए, परंतु मुझे पता है आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरी फैमिली इंक्रीज होगी, जीवन चक्र बढ़ता जाएगा, तो या फिर मेरे साथ में बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, है ना, तो बड़े बुजुर्गों की एज बढ़ती जाएगी, उनकी एज के साथ उनकी रिक्वायरमेंट, हाउसिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिफरेंट होती जाएगी। पारिवारिक जीवन चक्र हमने पहले वाले वीडियोस में देखा ही है। तो चूंकि उनकी बुजुर्गों की जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स है या हाउसिंग नीड्स है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो मेरे दिमाग में ये सेट है कि आज के 10 साल बाद मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है,
तो मैं उसको उस समय के हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं किराए के मकान में या मैं फ्लैट में लूँगी तो मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, परंतु क्योंकि मैं स्वयं ज़मीन लेके मकान बना रहा है, व्यक्ति स्वयं ज़मीन लेके बना रहा है, तो क्या होगा, वह दूरगामी योजना, अपनी दूरदर्शिता को भी, अपनी भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान रख के बना सकता है। अतिरिक्त सुविधाएं, बट ऑब्वियस हमने मकान बनाया, हमारे हिसाब से बनाया, तो क्या हो गया, मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। कैसी सुविधाएं मिलेगी? अतिरिक्त सुविधाएं, मैं चाहूँगी तो मेरे पास गार्डन भी बना सकती हूँ, मैं चाहूँगी तो मैं छत का उपयोग भी कर सकती हूँ। व्यक्ति जितनी भी तरह की सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं का उपयोग दिल खोल के और बहुत बेखौफ कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं का मकान होता है। हर चीज़ के प्लस पॉइंट भी होते हैं, हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। हमने हमारे स्वयं के मकान के प्लस पॉइंट देखे, अब हम हमारे स्वयं के मकान के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट होता है कि रख रखाव में अतिरिक्त व्यय होता है, क्योंकि हमारा मकान है, हमें जिम्मेदारी है, व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, इसलिए किसी भी तरह की टूट फूट, चाहे वो प्लम्बिंग की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, या दीमक की प्रॉब्लम हो, या XYZ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उस व्यक्ति को उस मकान का स्वयं रख रखाव करना पड़ता है। चूंकि उस मकान का स्वयं रख रखाव करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, अतिरिक्त व्यय खर्च करना पड़ता है। मकान निर्माण में अधिक खर्च, हम जब भी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हमारे हिसाब से मकान कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो हमारी थ्योरी रहती है कि हम जिंदगी में सिर्फ एक बार मकान बनाएंगे। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, है ना। हम अगर ये कहते हैं कि हम बार बार मकान बना सकते हैं, तो ये जस्ट इम्पॉसिबल है। हम जिंदगी में एक ही बार मकान बनाते हैं, हम एक ही बार मकान लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम हमारे लिए अत्यधिक सुविधाएं, अतिरिक्त सुविधाओं का उपयोग में डालें। हमारे मकान में बहुत अच्छी हो, अच्छा मार्बल लगा हो, अच्छा फर्श लगा हो, वॉल की डिज़ाइनिंग अच्छी हो, हर चीज़ हम क्वालिटी की चाहते हैं। और क्वालिटी की चाहने के बाद हम उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त व्यय करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा मकान जिंदगी में एक ही बार बनेगा, है ना। तो हम उसके मकान जब निर्माण कर रहे होते हैं, हमारा बजट हमेशा थोड़ा सा बाहर जाता है। हमारी जो बजट हमने जो बनाया होता है, उससे जो हम खर्च करते हैं, वो हमेशा थोड़ा बहुत बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशीलता में कमी। अब गतिशीलता में कमी से क्या तात्पर्य होता है कि हम चूंकि उस मकान में रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, और हमें ये पता है कि हम उस मकान में बहुत सालों तक रहने वाले भी हैं। तो यदि हमारे पास अगर इनकम का सोर्स ज़्यादा हो गया, तो हमारा लगाव उस मकान से ऐसा हो जाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़े से कतराने लग जाते हैं। हम उसी जगह अटैच होते हैं, हम उस जगह का ही मूवमेंट करना चाहते हैं। इसका एक पॉइंट ये भी आएगा, इसके साथ में हम इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि यदि व्यक्ति का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण किस समय होगा, यदि व्यक्ति की जॉब है तो ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि व्यक्ति का बिजनेस है और बिजनेस पर्टिकुलर जगह पे नहीं चला और वो चाह रहा है कि वो दूसरी जगह पे जाके अपना बिजनेस करे, तो प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होता है, तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति नहीं चाहता है कि वह अपना जो अपने बड़े सपनों से मकान बनाया था, बड़ी सजगता से मकान बनाया था, उसके सपने बहुत थे, उसकी दूरगामी इच्छाएं बहुत थी उसके अंदर, उसको छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट हो। तो ये जो मकान है, जो स्वयं का है, स्वयं के द्वारा बनाया गया है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, गतिशीलता बिल्कुल नहीं होती है। वारिसों में झगड़ा, मकान एक वारिस चार। हर व्यक्ति चाहता है कि ये मकान मेरा हो, मुझे कम से कम आर्थिक सुरक्षा तो मिल जाए, है ना। हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। अब चूंकि मकान एक है और वारिस कितने हैं, चार हैं, तो वारिसों में झगड़ा ही होता है कि हम ये मकान हमें मिले। और इसके बारे में हम अक्सर न्यूज़पेपर में देखते ही रहते हैं। इसके बारे में मुझे लगता नहीं आपको समझाने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट है तरलता में कमी। तरलता में कमी का मतलब है कि हमने क्या किया, हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए हमने मकान बनाया। मकान बनाने के लिए हमने
मकान निर्माण में अधिक खर्चा किया। समझ रहे हैं बात को? मकान निर्माण में अधिक खर्चा किया, हमने अधिक खर्चा किया, हमारी चादर के हमने से बाहर पैर पसारे। चूंकि हमने चादर से बाहर पैर पसारे तो हमें अतिरिक्त क्या लेना पड़ा? लोन लेना पड़ा, या हमें किसी से उधार लेना पड़ा, किसी दोस्त से उधार लेना पड़ा। तो हमारे पास जो मनी है, फैमिली इनकम है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फैमिली इनकम में से कुछ अमाउंट होता है वो हमें किस में, लोन में या उधार में देना ही पड़ता है। क्योंकि हमें लोन में उधार में देना ही पड़ता है, तो हमारे जो तरलता होती है मन की, उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। लास्ट पॉइंट है, हालांकि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, और ये बहुत रेयर केस में होता है कि मकान के मूल्य घटने पे संकट आ जाता है। बहुत ही कम होता है कि जमीन जो होती है उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। जमीन का रेट कब डिक्रीज होता है? जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो आप देखेंगे मार्केट जो प्रॉपर्टी का है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया। अगर लेन देन होगा प्रॉपर्टी का वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू जो है इस समय, वैश्विक संकट के समय, वैश्विक महामारी के समय, इस कोविड-19 में जो जमीन की रेट्स हैं वो थोड़ी बहुत घट गई हैं। क्यों घट गई हैं? क्योंकि हमें पता है इस समय लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास कमाने का साधन नहीं है, नौकरियां निकल जा रही है, बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट हमारे पास आया हुआ है। क्योंकि हमारे पास आर्थिक संकट है तो हमारा जो हमने जितना पैसा लगाया था, क्योंकि ये तो विश्व के पास संकट है। आर्थिक संकट किसके है? ये मेरा या आपका या किसी और का नहीं है, ये पूरा विश्व पे छाया हुआ आर्थिक संकट। चूंकि विश्व पे आर्थिक संकट छाया हुआ है तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? मकान नहीं होगी हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमारा भरण पोषण, हमारा पेट पहले भरे। तो हम हमारे मकान को बेचने की तैयारी करेंगे। हमारे पास नौकरी नहीं है, XYZ कोई भी कारण हो, हम हमारे मकान को बेचने की तैयारी करते हैं। अब हम हमारे मकान को बेच रहे हैं तो क्या हो गया? हमने जितने में बनाया था उतना पैसा हमें मिल जाए, हम उसी में सेटिस्फाइड है। तो ये जो है मूल्य घटने पे संकट आता है, मूल्य घटने पे बहुत ही रेयर केस में संकट आता है, परंतु अभी वो संकट चल रहा है। तो ये भी एक तरह की हानि होती है कि मकान, स्वयं का मकान बनाते हैं तो हमें इस हानि का भी सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हम अगर स्वयं का मकान ना बनाएं और अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो उसके क्या प्लस पॉइंट होते हैं, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ से, तो हम इसमें भी देखेंगे कि हमारे किराए के मकान में रहने के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यदि कुछ टूट गया, प्लास्टर निकल रहा है, यदि प्लम्बिंग की कोई दिक्कत आ रही, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ रही है, हमें सीधा इन्फॉर्म करना है मकान मालिक को कि आपके मकान में ये प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स इट। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। जो प्लम्बर को बुलाना है या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है या प्लास्टर ठीक कराना है या सीवेज प्रॉब्लम आ रही, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा काम था सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे या जब रूबरू हो हम मकान मालिक से, तो हमें उसको इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करने के बाद में यह जिम्मेदारी, यह उत्तरदायित्व किसका होगा? मकान मालिक का होगा कि वह उस मकान को ठीक कराए। हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। तो एक तरीके से हम इसमें रहते समय मकान की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। नेक्स्ट है बदलना आसान। चूंकि मकान हमारा नहीं है ना, तो जो हमारा मकान नहीं है तो क्या होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बदल सकते हैं। इसका एक पॉइंट ये भी देखें कि हमें बदलना आसान क्यों रहता है? क्योंकि हमारा उस मकान से किसी भी तरह का मोह नहीं होता है, हमें किसी भी तरह का उस मकान से लगाव नहीं होता है। हमारा स्थानांतरण आज इस जगह है, आज हमारी पोस्टिंग इस जगह, कल हमारा स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया, हमारा ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया, तो हम क्या करते हैं? तुरंत मकान को छोड़ देते हैं। हम क्यों? क्योंकि हमारा उस मकान से मोह नहीं होता है। तो मकान को बदलना बहुत आसान होता है। यदि मकान हमें किसी भी तरह असुविधाजनक लगे, हमारी मुश्किलों को बढ़ाता हुआ दिखाई देवे, तो हम इस मकान को छोड़ के दूसरे मकान पर किराए पे आसानी से ले सकते हैं, जो हमारी सुविधा के अनुसार होता है, हमारी जगह पे होता है, हमारे बजट के अंदर होता है। उस हिसाब से हम मकान तुरंत बदल लेते हैं। पूंजी की बचत कैसे होती है? पूंजी की बचत, मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मेरी फैमिली इनकम बहुत कम है, फॉर एन एग्जाम्पल। चूंकि मेरी फैमिली की इनकम कम है, मेरा बजट कम है, मैं मकान को बना नहीं सकता हूँ, परंतु मेरा गोल ये है, मेरा उद्देश्य है कि मैं मेरे बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है ना। तो मैं इंस्टेड कि मैं मकान बनाऊँ, इसके बदले क्या करते हैं? किराए के मकान में रहते हैं और
किराए के मकान में रहने के कारण जो हमारी पूंजी बचती है मकान बनाने में, जमीन खरीदने में, उसकी देखभाल में, उस पूंजी को मैंने किसी और कार्य में, किसी और लक्ष्य को पूर्ण करने में लगा दिया जाता है। अधिक गतिशीलता तब आती है जब मैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह बिना रोक टोक के मूवमेंट कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका मकान स्वयं का नहीं है। स्वयं का नहीं है तो उसे किसी भी तरह का मोह माया या लगाव बिल्कुल नहीं है। उसको उस जगह से मोह नहीं है तो जब या उस मकान से मोह नहीं है तो वह XYZ छोटा कारण हो या बड़ा कारण हो, किसी भी कारण से वह एक जगह से दूसरी जगह को एक जगह से दूसरी जगह मकान किराए पे ले सकता है। उसकी गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। आरंभिक व्यय कम। आरंभिक व्यय का मतलब होता है कि न तो हमें जमीन खरीदनी पड़ी, न हमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। क्योंकि हमें जमीन में और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी लमसम अमाउंट खर्च हो जाता है तो वो उस चीज़ को हम बोलते हैं आरंभिक व्यय। तो हमें आरंभिक व्यय जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। ये होते हैं हमारे किराए के मकान के फायदे। अब किराए के मकान की हानियाँ देख लेते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि हम करते ही मनी के लिए, तो इस किराए के मकान में हमेशा थोड़ी बहुत आर्थिक हानि होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो फिक्स अमाउंट है वो आपको हर महीने किस में देना पड़ता है? किराए में देना पड़ता है। वो फिक्स अमाउंट आप बचा के जब आपका सेविंग भी कर सकते थे या इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, पर चूंकि हमारे पास स्वयं का मकान नहीं है, हमें वो क्या करना पड़ता है? किराए में देना पड़ता है। तो ये एक तरह से हमारी आर्थिक हानि होती है। नेक्स्ट है सुविधाओं में कमी। जो हम स्वयं के लिए मकान बनाते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के लिए जमीन लेता है, जमीन लेके मकान का कंस्ट्रक्ट कराता है या फिर फ्लैट खरीदता है, किसी के और के द्वारा बनाया हुआ मकान खरीदता है, तो उसमें क्या होता है? वो अधिक से अधिक सुविधाएं देने की कोशिश करता है। मैक्सिमम सुविधाएं इन पर्टिकुलर स्पेस, उस पर्टिकुलर जगह में मैक्सिमम स्पेस देने की कोशिश करता है। परंतु चूंकि हम किराए पे मकान ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। चाहे वो रूम छोटे हों, चाहे वो रूम की संख्या कम हो, चाहे वो पड़ोसी अच्छे ना हो, या फिर हो सकता है कि सीपेज प्रॉब्लम हो, या XYZ खूब सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी सुविधाओं के अनुसार मकान हमें नहीं मिल पाता है, हमारे बजट के अनुसार हमें मकान नहीं मिल पाता है, तो हमारी कुछ सुविधाओं में कमी आती है। प्राप्ति में कठिनाई। जब हम मेट्रो सिटीज़ की, तब हम बात ही छोड़ दें, उसके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। हम छोटे शहरों की और छोटे कस्बों की बात करेंगे तो भी मकान को किराए पे लेने में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करने पड़ते हैं। उसको प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। कैसे कठिनाइयाँ आएंगी उसको प्राप्त करने के लिए? उसको प्राप्त करने के लिए इस तरीके से कठिनाइयाँ होंगी कि आपको आपका पूरा परिचय देना पड़ेगा। परिचय के साथ में आप आजकल तो पुलिस वेरिफिकेशन भी कराते हैं, पुलिस में आपका रिकॉर्ड भी कराते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस समय इतने समय के लिए किराए पे ले रहा है। यदि किराया नहीं दिया तो उसके ऊपर इस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और यह इतने समय के लिए ही दिया जा रहा है। इतने समय के पश्चात आपको किराए का जो मकान है जो आपने लिया है वह आपको खाली करना पड़ेगा। और आपको अगर किसी भी मकान वाले के पास आप जाएंगे कि आप मुझे किराए पे दे दीजिए, तो वह व्यक्ति नहीं देगा जब तक आप उसे किसी तरह का विश्वास नहीं दिलाते या उसे किसी तरह का किसी से संपर्क करा के नहीं दिलाते हैं। और अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, मेट्रो सिटीज़ में तो इट इज़ कंपलसरी कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको किराए पे दिया जाएगा। मकान मालिक द्वारा परेशानी। ये परेशानी तब आती है जब मकान मालिक चूंकि बहुत अटैच्ड होता है अपने मकान से, या मकान मालिक और किराएदार एक ही मकान में साथ साथ रह रहे होते हैं। किराए पे 2 कमरे दे दिए, 2 कमरे मकान मालिक स्वयं के पास दे रहा है। तो आपने ये नल क्यों टच करा, आपने इस नल को पानी बंद कीजिए, आपने यहाँ कचरा कैसे डाला, इस पे कील मत ठोकिए, ऐसी छोटी बातों में मकान मालिक द्वारा किराएदार को परेशान किया जाता है। वो परेशान नहीं किया जाता, एक्चुअली क्या होता है कि मकान मालिक का स्वयं का इतना मोह होता है उस मकान से कि वो नहीं चाहता कि वह उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचे, उसे मतलब मकान को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। तो बार बार उस तरह का रोक टोक किसके द्वारा लगाई जाती है? मकान मालिक के द्वारा लगाई जाती है, जिसे किराएदार ये समझा जाता है, किराएदार के द्वारा मानसिक प्रताड़ना या मानसिक परेशानी को समझा जाता है। अस्थायी पड़ोसी।
हमने देखा था जब हमने पढ़ा था ओनिंग और ओन हाउस में कि जब हमारा स्वयं का मकान होता है तो हमारे पास स्थायी पड़ोसी होते हैं। इसमें क्या होता है, आज हमने मकान यहाँ लिया, कल हमने मकान यहाँ, फिर हमने कुछ समय बाद मकान दूसरी जगह ले लिया। चूंकि हमने मकान दूसरी जगह ले लिया तो क्या हो गया, हमारे पड़ोसी जो है वह अस्थायी हो गया। हमें एक व्यक्ति से लगाव होना चालू हुआ था या लगा हुआ था तो वह हमारा दोस्त कुछ समय के लिए रहा। फिर क्योंकि हम बहुत दूर चले गए, शहर के इस कोने में थे, फिर हम शहर के दूसरे कोने में पहुंच गए। अब डेली जो उठना बैठना था वह उठना बैठना नहीं हो रहा, तो हमारे क्या होता है कि लगाव जो होता है वो हमारा इंटीमेशन धीरे 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 कम होता जाता है। तो हमारे जो पड़ोसी से स्थायी लगाव होता है वह अस्थायी हो जाता है और हमें पास कोई भी ऐसा स्थायी पड़ोसी कभी भी नहीं मिलता है। और पड़ोसी का होना और स्थायी पड़ोसी का होना समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन चक्र को चलाने के लिए एक प्रमुख कारक होता है। मकान का खुलकर प्रयोग नहीं, ये हम देखा, हमने जब हमने ये वाला पॉइंट देखा था कि मकान मालिक द्वारा परेशानी, कि हमारा स्वयं का मकान होता है, हमारे स्वयं की चीजें होती है, तो हम चाहे उसको तोड़ दें या हम उसका नुकसान कर दें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अब चूंकि हमारा स्वयं का मकान नहीं तो हम क्या कहें, हम थोड़े बहुत डरते रहते हैं। हमें मन में थोड़ा सा रहता है कि अगर ये हो जाएगा तो अगर हम कील ठोकेंगे और प्लास्टर निकल जाएगा तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी, या मकान मालिक क्या कहेगा, है ना। क्योंकि ये क्या कहेगा वाला जो क्वेश्चन होगा या क्या होगा ये वाला क्वेश्चन मार्क बार बार उभरता है, तो हम उस पर्टिकुलर मकान का जितना रेंट दे रहे होते हैं उतने में हम उसका खुलकर प्रयोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। हमने देखा कि हमने मकान बनाया तो उसके कितने फायदे हुए, हमने मकान ना बना के हमने मकान किराए पे ले लिया तो उसके क्या फायदे और नुकसान हुए, हमने सारे पॉइंट्स देखे। अब एक प्रकार से हम मकान और खरीद सकते हैं जो आजकल बहुत प्रचलन में है, कि हम किसी और ने मकान बनाया उसको हम बना बनाया मकान हम खरीद लें, वो चाहे फ्लैट के रूप में हो चाहे वह ज़मीन में जो मकान बनाया जाता है उसमें हो। तो किसी भी तरीके से हम मकान जब किसी और का बनाया हुआ खरीद लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि समय व शक्ति की बचत हो जाती है। समय व शक्ति की बचत कैसे होगी, मकान जब हम बनाने जाते हैं कौन सी कंक्रीट लेनी है, कौन सी टाइल का सिलेक्शन करना है, किस तरह की वुड लेनी है, दीवारों पे क्या करना है, ठेकेदार को देना है कि आपको स्वयं को मकान बनाना है, उसको अंदर नक्शा पास कराना जाना है, या फिर उसके बिजली का कनेक्शन लेना है या नल का कनेक्शन लेना है, और पाइपिंग में आपको कौन सा पाइप चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी सारी एनर्जी लगती है। तो जब हम किसी से बना बनाया मकान लेते हैं तो हमारी टाइम और एनर्जी जो इतने भी काम होते हैं, क्योंकि हमने बना बनाया मकान लिया तो बनाने में जितने भी काम होते हैं, जितनी मेहनत लगती है वह बिल्कुल नहीं लगती, तो हमारा टाइम और एनर्जी बच जाते हैं। बना बनाया मकान हम हमारी आय और बजट के अनुसार ले सकते हैं। हमें इस लोकेशन पे इतने, हमारे बजट ये है, हमारी आय ये है, हमारी फ्यूचर आय ये है, तो हम हमारा बजट के अनुसार हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी करने के लिए हम मकान तुरंत ले सकते हैं। लास्ट इसका फायदा ये होता है कि धन विनिमय हेतु आज हमने मकान लिया, 2 साल बाद उसकी रेट बढ़ गई, हमने मकान बेचा और हमने उस मकान का जो मकान बेचा उससे हमने फ़ायदा मिला, वो फ़ायदा हमने क्या कर लिया, हमारा सेविंग में लगा दिया और हमने उसी अमाउंट में दूसरा मकान ले लिया। समझ रहे हैं पॉइंट को। हम पहला मकान बनाया, ए मकान बनाया, ठीक है, ए मकान बना बनाया मकान लिया, ए मकान बना बनाया लिया, उससे हमने उसमें रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, हमें मालूम पड़ेगा कि प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज हो गई। जो ही प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज हुई उस लोकेशन पे मकान हमने सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने पे जो हमने इन्वेस्ट करा था उससे हमें अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करा तो हमें कितने मिले, 150 रुपये मिले। हमने 100 रुपये में दूसरा मकान ले लिया और जो 50 रुपये थे वो हमारा क्या हो गया, सेविंग में आ गए। तो बार बार इस तरीके से मकान को लेना देना और चेंज करने से फायदा रहता है। नेक्स्ट है इसकी हानियां।
क्योंकि मकान आपने बनाया नहीं है, मकान सिर्फ आपको बना बनाया दिख रहा है, तो मकान के अंदर दीवारों में किस क्वालिटी का ईंट यूज़ की गई है, किस क्वालिटी के पत्थर यूज़ किए गए हैं, किस क्वालिटी का सीमेंट यूज़ किया गया है, सीमेंट और रेत का कॉम्बिनेशन क्या है, ये आपको नहीं मालूम होता है। उसकी वो उच्च क्वालिटी का है कि वह निम्न क्वालिटी का, ये हमें नहीं मालूम। और जनरली जो मकान बनाने के लिए बेचे जाते हैं उसमें वह क्वालिटी नहीं लगाई जाती है जो आप अपने स्वयं के मकान में बनाने में लगाते हैं, क्योंकि आप स्वयं के मकान में बनाने में क्वालिटी लगाएंगे तो आप थोड़ी सी बढ़ा के लगाएंगे, और चूंकि वो सब बढ़ा के क्वालिटी नहीं लगाई जाती तो वह जो मकान है यह माना जाता है कि वह थोड़ा सा लो ग्रेड का होता है। चूंकि वह लो ग्रेड का होगा तो उसका जीवन काल, मकान का जीवन काल थोड़ा बहुत कम होता है। हम ऑन एन एवरेज मानते हैं कि एक मकान यदि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उच्च क्वालिटी का कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, लोहा, जो भी सामान लगाते हैं उसके बनाने के लिए वह लगाया जाएगा तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी मकान का जो जीवन काल होता है वो कम से कम 100 वर्ष का होता है, कम से कम, है ना। तो और अगर हम बना बनाया मकान लेते हैं तो क्या होता है कि वो निम्न क्वालिटी का होता है। इसके पीछे हमने रीज़न अभी देखे, तो निम्न क्वालिटी का होता है, उसकी उम्र भी कम होती है। फिर हमारी इच्छा के अनुरूप कैसा होगा, जो क्योंकि हमने तो बनाया नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट्स, हम कहीं ना कहीं उस रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमें कहते हैं कि हाँ ये मकान अच्छा है, हमने मकान खरीदा, ये बहुत अच्छा है, हमारी सुख सुविधाओं से पूर्ण है, परंतु इस मकान में अगर हम बनाते तो शायद ये पॉइंट नहीं रखते या इसमें एडिशनल ये पॉइंट रखते, तो वो हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। तो कहीं ना कहीं मकान में कमी हम निकाल ही देते हैं। तो चाहे मकान आप सबसे अच्छा अगर इन तीनों मकानों में से देखें, चाहे वो सेल्फ बनाया मकान हो, चाहे वो रेंटेड मकान हो या ओनिंग मकान हो, बना बनाया मकान खरीदे, सबसे अगर आपका बजट अलाउ करता है, यदि आपकी बचत अलाउ करती है, सबसे बड़ा मकान होता है स्वयं के द्वारा बनाया गया मकान।